हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 7 इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में यूनिट 3 में कुछ टॉपिक बच गया था जो कि आपका है फिजिकल एंड फिनेंशियल सेक्टर। ये टॉपिक बच गया था तो आज का ये पूरा कंप्लीट करेंगे यूनिट 3। आज आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मिनट। तो आज आपका यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 4 करेंगे। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि आप सबका एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा कंप्लीट करना है। तो पहले भारत की इकोनॉमी बहुत स्लो थी क्योंकि सरकार बहुत टैक्सेस लेती थी, ब्याज दर बहुत ज़्यादा थी, बैंक लोन देना मुश्किल होता था। उस टाइम में बैंक गारंटी मांगती थी, कागज वगज मांगती थी। तो फॉरेन निवेश एफडीआई कम आता था, शेयर बाजार बहुत कमज़ोर था। तो सबसे पहले क्या था कि इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्लो था। तो ये सब कारण की वजह से इकोनॉमी स्लो था। तो 1991 के बाद भारत ने रिफॉर्म लाए, मतलब भारत में सुधार लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ सके। तो आपको टॉपिक समझना क्या है, फिजिकल एंड फिनेंशियल सेक्टर, ये आपको समझना है। तो आगे हम आपको समझाते हैं कि फिजिकल रिफॉर्म क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको राजकोषीय सुधार। तो राजकोषीय सुधार क्या होता है? तो फिजिकल का मतलब है सरकार की आय और खर्च, और रिफॉर्म का मतलब है उसे बेहतर बनाना, सरकार की आय और खर्च को बेहतर बनाना। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल रिफॉर्म। हिंदी में हम बोलेंगे राजकोषीय सुधार। तो भारत ने क्या क्या फिजिकल रिफॉर्म किए, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा और समझा देते हैं फिजिकल रिफॉर्म का क्या मतलब होता है। तो फिजिकल रिफॉर्म का मतलब होता है सरकार की आय। सरकार को पैसा आखिर कहाँ से मिलता है? तो सरकार को पैसा टैक्स से मिलता है और कुछ नॉन टैक्स है, जैसे कि रेलवे से, LIC डिविडेंड से, इन सब चीज़ से भी सरकार को पैसा मिलता है। और सरकार पैसा कहाँ खर्च करती है? तो सरकार पैसा खर्च स्कूल में, अस्पताल में, सड़क पे, पुल पे, सेना पे, या फिर सरकारी योजना, इन सब चीज़ों पे सरकार अपना पैसा खर्च करती है। तो रिफॉर्म का मतलब है सुधार करना। तो अगर हम इन दोनों को मिला करके बोले तो फिजिकल रिफॉर्म का मतलब है सरकार की आय खर्च को सुधारना ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो आखिर फिजिकल रिफॉर्म क्यों किया गया? तो भारत में पहले क्या होता था कि भारत में टैक्स सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, काला धन ज़्यादा था, सरकारी खर्च पारदर्शी नहीं था, बजट बार बार घाटे में चला जाता था। इसको ठीक करने के लिए सरकार ने फिजिकल रिफॉर्म किए। तो फिजिकल रिफॉर्म का कुछ मुख्य उपाय था। तो पहला था आपका GST लागू किया गया था, और दूसरा था डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, यानी इनकम टैक्स आसान किया गया। और तीसरा था सब्सिडी रिफॉर्म। पहले सब्सिडी गलत लोगों तक भी चला जाता था, लेकिन अब क्या किया गया कि DBT से पैसा सीधे बैंक में भेजा जाता है। और चौथा किया गया कि गवर्नमेंट खर्च में पारदर्शित किया गया। और पांचवा किया गया था FRBM एक्ट लाया गया। सरकार को अनावश्यक खर्च न करने के नियम बनाया गया उसमें। तो अगर हम उदाहरण दें फिजिकल रिफॉर्म के, तो इसका उदाहरण है कि पहले सरकार चावल 30 रुपये में खरीदकर 5 रुपये में देती थी, लेकिन बीच में चोरी भ्रष्टाचार, एक मिनट, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया। हाँ, तो अब क्या होता है कि अब DBT में सरकार गरीबों को 25 रुपये सीधे बैंक खाते में भेज देती है ताकि चोरी रुक जाए, खर्च कम हुआ और फायदा सीधे जनता को मिलता था। तो इसीलिए फिजिकल रिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ फ़ायदे भी है, जैसे कि सरकारी पैसा सही जगह खर्च होता था, टैक्स सिस्टम सरल हो गया था, काला धन कम हुआ और बजट घटा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुआ। तो ये है फिजिकल रिफॉर्म का कुछ बेनिफिट। चलिए अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये हम आपको समझा दिए कि टैक्स आसान कर दिया गया था और कम किया गया। सरकार ने खर्च को नियंत्रण किया। ये सब अभी हम आपको समझा दिए हैं, फिर से समझा देते हैं। फिजिकल रिफॉर्म कहाँ कहाँ पे, सरकार पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करती है। तो ये जो आपका था भारत ने क्या क्या फिजिकल रिफॉर्म किए,
तो अभी हम आपको तुरंत समझाए हैं, फिर से समझा देते हैं। टैक्स आसान और कम किया गया। पहले क्या था, 8 से 10 तरह के टैक्स थे, अब क्या किया गया, एक ही टैक्स लगाया गया, वो है जीएसटी। और एग्जांपल के लिए पहले ट्रांसपोर्ट पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता था, फूड पर अलग, होटल पर अलग, लेकिन अब क्या है कि सबको मिलाकर के एक टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी। अभी दूसरा किया गया आपको कि सरकार ने खर्च को नियंत्रण किया, तो अनावश्यक सरकारी खर्च कम किया गया, इससे बजट डिफेक्ट कम हुआ। और तीसरा पॉइंट है कि बजट को पारदर्शित बनाया गया। अब बजट में साफ साफ लिखा जाता है कि सरकार कितना कमाएगी और कितना खर्च कहाँ करेगी, इससे देश में विश्वास बढ़ा। अभी अगला टॉपिक है आपका सब्सिडी टारगेट हुई। पहले सब्सिडी गलत लोगों तक भी पहुंच जाता था, लेकिन अब डीबीटी माध्यम से सीधे बैंक में दे दिया जाता है ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। अब अगला पॉइंट आपको समझना है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या है, यानी वित्तीय सुधार क्या है। तो वित्तीय सुधार आपका क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट को मॉडर्न बनाया गया, जिसमें आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है। पर इससे पहले हम आपको समझाते हैं कि फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या है। तो फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंक प्लस बीमा, शेयर बाजार, इन सबको, यह वो सेक्टर है जहां पैसा जमा होते हैं, लोन मिलता है और निवेश होता है। और रिफॉर्म का मतलब है सुधार करना, उसे आधुनिक बनाना। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म का मतलब है कि बैंकिंग, बीमा और शेयर मार्केट को आधुनिक, सुरक्षित और तेज बनाना। तो ये आपका मतलब है फाइनेंशियल रिफॉर्म का। क्यों जरूरी था फाइनेंशियल रिफॉर्म लाना भारत में? तो पहले भारत में क्या था कि बैंक बहुत ही ज़्यादा स्लो था, धीमा था, सब काम कागजों पर होता था, लाइन में लगकर पासबुक अपडेट करना पड़ता था, शेयर बाजार में पारदर्शिता बहुत ही कम था और विदेशी निवेश भी बहुत ज़्यादा कम था। इससे क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था को तेजी बनाने के लिए सुधार किया गया। इससे तो फाइनेंशियल रिफॉर्म के कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है। पहला पॉइंट से बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया गया। तो बैंक को अधिक फ्रीडम, एनपीए को कम करने के नियम, प्राइवेट बैंक को अनुमति, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई का विकास हुआ। तो ये कुछ पॉइंट है आपका इसमें दिया हुआ, जिसको हम आपको समझाते हैं कि बैंक को फैसले लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता दिया गया, प्राइवेट बैंकों को काम करने का अनुमति दिया गया, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, ये सब। ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे मॉडर्न टूल्स लाए गए। एनपीए को कम करने के कड़े नियम लाया गया था। फर्स्ट पॉइंट में आपका यह है कि बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया गया था। उदाहरण के लिए पहले पासबुक अपडेट कराने बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि मोबाइल में तुरंत स्टेटमेंट मिल जाता है। अभी आपका अगला पॉइंट है, इसमें आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट मॉडर्नाइज किए। इसका क्या मतलब है कि पहले क्या होता था कि आरबीआई ब्याज दरें फिक्स कर देता था, कम या ज़्यादा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, आप कम या ज़्यादा नहीं करवा पाते थे। पहले क्या था, फिक्स कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब ब्याज दर बाजार की स्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे कि महंगाई अगर बढ़ा तो ब्याज भी बढ़ेगा, महंगाई घटा तो ब्याज भी घटेगा, इससे क्या होता, ब्याज भी घटेगा। तो इससे क्या होता था कि इससे अर्थव्यवस्था स्टेबल रहती थी। अभी तीसरा पॉइंट है आपका स्टॉक मार्केट रिफॉर्म, यानी सेबी को मजबूत किया गया, सुरक्षा के लिए वॉचडॉग, सेबी को मजबूत किया गया। और ऑनलाइन डीमैट अकाउंट शुरू किया गया, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट। पारदर्शिता बढ़ी तो धोखाधड़ी भी कम हुआ। आम लोग भी सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते थे, आम लोग भी सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते थे स्टॉक मार्केट में। तो उदाहरण दे तो पहले शेयर खरीदने के लिए कागजी सर्टिफिकेट चाहिए होता था, लेकिन अब मोबाइल ऐप से कुछ सेकंड में खरीद बिक्री हो सकती है। अभी आपका चौथा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा। इसका क्या मतलब है कि भारत में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट
FDI की लिमिट बढ़ा दी गई थी भारत में। नियम आसान किया गया, दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी, जैसे कि गूगल, अमेजन, वॉलमार्ट, एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आई। इससे क्या हुआ, इससे भारत में फैक्ट्रियां, स्टार्टअप और नौकरी बढ़ने लग गया था। तो अभी अगर हम आपको समझाए शॉर्ट में, तो फिनेंशियल रिफॉर्म का एक शॉर्ट दे देते हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। फिनेंशियल रिफॉर्म में क्या क्या हुआ कि बैंक मजबूत और आधुनिक किया गया, शेयर मार्केट सुरक्षित और पारदर्शित हुआ, मोबाइल बैंकिंग से सुविधा बढ़ाई गई थी, विदेशी निवेश भी बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ चुकी थी। तो ये आपका था फिनेंशियल सेक्टर। अभी आपको आगे समझना है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? तो फॉरेन ट्रेड, जब भारत दूसरे देशों से सामान खरीदता है तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट, और जब सामान बेचता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो इसी को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। जब भारत दूसरे देश से सामान खरीदता है और दूसरे को सामान बेचता है, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। अब कुछ इसका कंपोजिशन है, जैसे कि भारत किस किस चीज का व्यापार करता है, तो वो भी आपको जानना है। तो इसका मतलब है कि भारत किन वस्तुओं को मांगता है और किसको बेचता है। तो क्या क्या चीज भारत खरीदता है दूसरे देश से और क्या क्या चीज दूसरे देश को बेचता है, इसको बोलेंगे हम कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं क्या बेचता है और क्या मंगवाता है। तो सबसे पहले है एक्सपोर्ट, यानी भारत क्या एक्सपोर्ट करता है, यानी क्या बेचता है। तो भारत बेचता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स और ज्वेलरी, मशीन बेचता है, फार्मा यानी मेडिसिन, IT सर्विस, कॉटन, राइस, मसाला, केमिकल्स, लेदर प्रोडक्ट, ये सभी चीज भारत क्या करती है, ये सभी चीज भारत बेचती है। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिया गया है जिसको आप रीड कर लेंगे। अभी दूसरा पॉइंट है कि भारत क्या इंपोर्ट करता है, मतलब भारत क्या मंगाता है दूसरे देशों से। तो भारत मंगाता है कच्चा माल, यानी कच्चा तेल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, मशीनरी की चीज़, केमिकल्स, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइज़र, खाद वाद, ये सब चीज़ भारत क्या करता है, बाहर से मंगवाता है, दूसरे देशों से मंगवाता है। भारत खुद क्या करता है कि बनी हुई चीज़ बेचता है। देखिए ये सब बनाई हुई चीज़ बेचता है, कुछ कच्चे माल भी भारत बेचता है, और दूसरे देश से क्या करता है, भारत कच्चा माल लेता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका कि भारत में तेल कम निकलता है, इसीलिए पेट्रोल डीजल का कच्चा तेल हम विदेश से मंगवाते हैं। तो ये था कुछ चीज जो कि भारत बाहर से मंगवाता है। अभी आपको पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी भारत किन देशों से व्यापार करता है। तो डायरेक्शन का मतलब है कि भारत किन देशों से इंपोर्ट करता है और किन देशों को एक्सपोर्ट करता है। जैसा कि अभी आप जाने कि भारत क्या करता है, कुछ चीज़ें बेचता है और कुछ चीज़ें मंगवाता है बाहर से। तो किन को बेचता है और किन से लेता है, तो वो भी देश का नाम आपको जानने की ज़रूरत है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि भारत किन देशों को एक्सपोर्ट करता है यानी बेचता है। तो USA है, USA सबसे बड़ा खरीदार है भारत का, USA सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से खरीदती है। दूसरा है UAE, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, UK, चाइना, ये सब कुछ देश है जो जिसको हम अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, बेचते हैं। और कुछ देश और है जिसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसे हम सामान मंगवाते हैं। तो वह चाइना, USA, सऊदी अरबिया, इराक, स्विट्जरलैंड। 90% मोबाइल पार्ट्स चीन से आते हैं हमारे यहाँ। क्या करते हैं, इन सब देशों से सामान खरीदते हैं, मंगवाते हैं वहाँ से, बाहर से। ये कुछ देश का नाम था जिसे हम खरीदते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना था जो कि बचा हुआ था आपका यूनिट 3 में। अभी हम अगले क्लास में यूनिट 4 पढ़ेंगे, जल्द से जल्द हम आप सभी का कंप्लीट करवा देंगे। तो टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है जिस वजह से क्लास लेकर के आने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड